सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम अनन्या है और ये 2008 की हैं। इनके पिता इनको आईएएस बनाना चाहते हैं और ये शिक्षिका बनना चाहती हैं। अब ये सवाल जो है वो उठता है कि ये क्या बना जाए। जाति का एक ही है और पिता चाहते हैं कि आईएएस और ये शिक्षक बनना चाहते हैं। पर ग्रह और ऐसी स्थिति में जब आप बिल्कुल ही स्टक हो जाते हैं तो परेशानियों का हल आपकी कुंडली में बैठे तत्व के रूप में जो हमारे ग्रह हैं वो बता देते हैं कि जातिका का जीवन किस क्षेत्र में ज़्यादा स्पष्ट होगा। अगर तर्क के आधार पे कहूँ और सबसे पहले आपके उसी सवाल का उत्तर दे दूँ तो इनकी कुंडली में जो सूर्य और बुध का यहाँ प्रभाव है, मंगल का लग्न में जो प्रभाव है, गुरु का प्रभाव जो दिख रहा है और पंचम भाव के अधिपति का उच्च का होना जो प्रभाव है, चंद्रमा का एकादशवें भाव में बैठ करके यहाँ देखना जो प्रभाव है, ये सारी ही स्थितियाँ इनकी कुंडली में शिक्षक योग लगा रही हैं। अब लड़ने झगड़ने और अपने ख्वाब को इनके ऊपर डालने की कोशिश मत करिएगा। ये जातिका शिक्षिका बनेगी तो ज़्यादा आगे जाएगी। और इनकी कुंडली में लग्न में मंगल बैठे हैं, नीचाभिलाषी हैं, विवाह करने से पहले अवश्य ही कुंडली मिलाना है। ज़बरदस्ती बिना मिलाए विवाह बिल्कुल भी नहीं करना है। कारण क्योंकि इस कुंडली में बुध भी कमज़ोर होंगे और गुरु भी कमज़ोर होंगे। हालांकि यहाँ पे उनकी स्थिति हंस योग लगाएगी, पर दरअसल समस्या ये है कि यहाँ पे ये मिथुन लग्न की कुंडली है, द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली। केंद्र में 3, 6, 9, 12 की राशि बनती है तो सप्तम भाव बाधक ग्रह के रूप में उपस्थित होता है। तो पति ही बाधक न बन जाए, पति ही जीवन में पूरा दूर तक साथ न दे पाए, बीच में से ही उसकी स्थिति कमज़ोर पड़ जाती है। आप समझ गए होंगे आयु के मामले में। इस वजह से बिना कुंडली मिलाए जो है वो विवाह नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, गुरु का प्रभाव मंगल का शिक्षकीय योग, सूर्य बुध का प्रभाव शिक्षकीय योग, गुरु का प्रभाव चंद्रमा को शिक्षकीय योग और पंचम भाव को चंद्रमा की दृष्टि शिक्षकीय योग, वाणी भाव के अधिपति लाभ में, धन भाव के अधिपति लाभ में, ये धनवान योग बनाएगा। और शनि केतु ये जो प्रभाव है वो व्यक्ति को यहाँ पे ठीक नहीं है। अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार श्वास की नली, कई बार गले में समस्या, वात पित्त कफ अनकंट्रोल्ड होता रहे और कई बार ऐसी स्थितियां जहां पे व्यक्ति को, हालांकि भाग्यशाली और धार्मिक होगा, वो धर्म को संजो करके रखने वाला होगा, पर वो उतना नहीं करेगा। कारण क्योंकि जो गुरु हैं वो धनु राशि के बैठे चंद्रमा को भी देख रहे हैं, शनि को भी देख रहे हैं, तो प्रैक्टिकल धार्मिक है, ऐसे धर्म भीरू नहीं है। आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये करो, वो नियम में रह करके कोई भी काम ना करे, क्योंकि उसके पास अपना तर्क होगा। हर बात को तर्क करे और तर्क के कसौटी पे कसने के बाद ही किसी बात पे, ऐसे लोगों को एक बार मेरे पास अवश्य ही भेज देना चाहिए। क्योंकि जब तक आजकल के बच्चों में ऐसे तार्किक क्षमताएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, उन लोगों के पास तर्क बड़े हैं और बेतुके तर्क ज़्यादा हैं, उनके पास अपना ज्ञान थोड़ा कम और सवाल जो होता है वो थोड़ा अजीब प्रैक्टिकल वाला, क्यों मानूं, क्यों चढ़ाऊं, क्यों जाऊं, क्यों करूं, मैं खुद पे भरोसा करता हूं, हृदय पे भरोसा करता हूं, मैं मन से मानता हूं, मैं करता नहीं, दिखाता नहीं, गरीबों की सेवा कर दूंगा, दूध अर्पित नहीं करूंगा, किसी की मदद कर दूंगा, पर ऐसे हाथ नहीं जोड़ूंगा, मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं है, माता पिता की सेवा करूंगा। इस तरीके के तर्क आजकल सुनने को ज़्यादा मिलते हैं। पर ये तर्क उस समाज के हैं जो निश्चित रूप से फिल्मी हैं, या फिर सामने से तो पैर छू के प्रणाम करेंगे, पर टेबल के पीछे उनकी याददाश्त और उनकी जो सारी जो कल्पनाएं हैं वो बिल्कुल ही भ्रष्ट और नष्ट होती हैं। तो ऐसा इन सब सवालों का उत्तर अपने दिमाग को नहीं देना है और न ही ऐसे सवाल पूछने हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन पे कभी भी उनके बारे में, उनके उत्तर को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे नहीं, बस ऐसे मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, हाँ वो है ना वो दृष्टि आईएएस के जो डायरेक्टर है ना, वो उनका इंटरव्यू लल्लन टॉप पे मैं सुन रहा था। हालांकि उनके पास उनके अपने जो हैं वो किसी के बारे में ऐसे नाम लेकर के तो कहने की बात नहीं है, पर ऐसे मैंने उनका एक रील देखा, उसमें एंड में उन्होंने बात कही थी। वो इंटरव्यू मेरे भाई साहब मुझे दिखा रहे थे। इसमें उन्होंने बात बड़ी अच्छी कही कि आप इतने दिनों तक रिसर्च करने के बाद विज्ञान ये नहीं कह सकता, ऐसा ही कुछ बोल रहे थे वो, कि भगवान नहीं है या ईश्वर नहीं है। पर ये मैं बात दरअसल कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ईश्वर है ये आभास करना है, दर्शन अगर करना है, तो कल्याण पत्रिका के संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का कभी जिक्र कर लीजिए।
वृंदावन में कितने ऐसे संत हैं जिनको साक्षात दर्शन हुए हैं, साक्षात दर्शन हुए हैं, भूतों के दर्शन हुए हैं। आप उसके बाद जो है वो जयदयाल जी गोयनका जी का नाम ले सकते हैं। ये लोग ऐसे हुए जिनको साक्षात भगवान का दर्शन हुआ है। कितने ऐसे संत हैं, आप उठा करके पढ़ते नहीं। ऐसा विज्ञान माने ना माने, क्योंकि जब तक वो सामने वाले को चैलेंज नहीं करेगा तब तक जो है वो क्या बोलते हैं कि अपनी निष्ठा उसकी भ्रमित हो जाएगी, वो अपने आप को संशय में डालेगा। जैसे इंस्टाग्राम पे मैं एक रील पढ़ रहा था, वो देखता हूँ मैं कभी कभी, कि तो उसमें लिखी थी साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा जो हैं वो कामुक होती हैं 8 गुना। वहाँ क्या लिखा? साइकोलॉजी के अनुसार। तो पढ़ने वाले ने क्या बात पढ़ी? साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा कामुक होती हैं 8 गुना। पर दरअसल आप मेरे पुराने कार्यक्रम जाकर के देखिएगा, बहुत पुराना, जब मैं छोटा बच्चा जैसा उसमें दिखता था, अभी भी हूँ, तो उसमें वो बात मैंने कही थी, चाणक्य की एक बात है, उसमें वो चाणक्य ने ये बात कही थी। और उनके जैसा मनोवैज्ञानिक कोई नहीं था, उनके जैसा दार्शनिक कोई नहीं था, उनके जैसा आर्थिक जो रूप से जो है वो आर्थिक परिदृश्य को समझने वाला कोई नहीं था, उनके जैसा जो है वो राजनीतिज्ञ कोई नहीं था, उनके जैसा जो है वो भविष्य दृष्टा कोई नहीं था। ठीक है, तो पढ़ने वाले ने साइकोलॉजी का, जो लिखने वाला था उसने क्या लिखा? साइकोलॉजी, पर नाम नहीं लिखा। दरअसल उसका श्रेय चाणक्य को जाता है, पर बताया किसको गया? साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजिस्ट कौन है? अब आप उसके जगह पे जो नहीं बताया जाए तो लोग तो कुछ भी समझेंगे। तो दरअसल सवाल यही है कि न्यूटन का सिद्धांत सबसे पहले हमारे दिमाग में ठूंस दिया गया कि न्यूटन का तीसरा लॉ, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा। पर आपको आज कहीं बताऊं, जो वर्तमान में अभी जो पूरी पीठ के जो भगवान शंकराचार्य हैं वो महान गणितज्ञ हैं। वैदिक मैथमेटिक्स पे उन्होंने कितनी पुस्तकें और कितने ग्रंथों की रचना करी है। हजार पेजों के उनके सूत्र और सिद्धांत आज भी उनके कंप्यूटर में भरे पड़े हैं, आज भी वो अभी हैं, आप सर्च करिएगा। और पुराणों में और उपनिषदों में तो न्यूटन के सिद्धांत से पहले ही जो है वो पृथ्वी के आकर्षण का नियम बताया गया था, पर उन्होंने दिमाग में ठूंस दी कि नहीं, ये भाई तो न्यूटन ने बताई है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ये जो है वो डार्विन का सिद्धांत है। उन बेवकूफ़ों के पास अपनी दृष्टि नहीं थी। हमारे ग्रंथ के ग्रंथकार और हमारे जो वैज्ञानिक थे, जो ऋषि महर्षि थे, उनसे पहले कितनी सारी संख्याएं गिन के रखी गई थी। वो कॉपी कर सकते हैं क्योंकि भगवान यहाँ पैदा हुआ है, विद्वान यहाँ पैदा हुआ है, बुद्धिमान यहाँ पैदा हुआ है। कॉपी हम आज करने लगे हैं, पहले हमारे यहाँ की कॉपी के बल पे लोग वहाँ जीते थे। ये बात है। तो दरअसल बात समझने की, और आप जो देख रहे हैं, जो आपके चीज़ों को आपके सामने जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो असली नहीं हो सकता, उस पर हमें संदेह अवश्य करना चाहिए। तो ईश्वर है और बिल्कुल है, और आप उसको देखना चाहें तो अलग लेंस लगाने की आवश्यकता है। चश्मा उसका अलग होता है, वो सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जाता। और वो सुबह सुबह जो है वो ओशो के जो है वो मंतव्य से नहीं चलता उसके लिए राघवाचार्य जी को सुनना पड़ता है, माधवाचार्य जी को सुनना पड़ता है। ये सब स्वामी हैं आज के वर्तमान के, कभी सर्च करिएगा, इनको सुना करिए। जिसको सुनना चाहिए उसको तो आजकल की पीढ़ी सुनती नहीं है, और पता नहीं किसको सुनती है। तो ये बात है। मैं यहाँ तक ख़त्म करूँ। शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा, धन जो है वो कई बार ज़्यादा कभी कम, अगर हो सके तो आरंभ में कोई भी रास्ता मिल जाए उसको अपना लेने की आवश्यकता है। सोमवार को जन्मे हैं, बुद्धिमान होंगे, श्रेष्ठ होंगे, प्रियजन होंगे, और व्यक्ति जब ठान ले तो उसको करके ही दम लेता है, और अपने तर्क की क्षमता के आधार पर व्यक्ति कभी भी अपने आप को हारने नहीं देता है। आत्मबल हमेशा बढ़िया, सुशील, बुद्धिमान, तेजस्वी, पराक्रमी, यशस्वी, गुणकारी, संवर्धन करने वाला और अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखने वाला, कला क्षेत्र का माहिर, मायावी और परम तेजस्वी होता है। बुद्धिमान और सुंदर होता है, गौर वर्ण का, कोमल शरीर का होता है। क्लियर है? अश्विनी नक्षत्र बहुत बढ़िया, व्यवसाय करना चाहें, पार्टनर में कोई काम करना चाहें, पार्टनर के साथ जुड़ करके कोई नौकरी या फिर व्यवसाय जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। पर पढ़ने पढ़ाने का क्षेत्र, लेखन का क्षेत्र और तर्क का क्षेत्र, गणना करने का क्षेत्र, किसी को सिखाने का क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली के आधार पर क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होने के कारण साहस, बल, पराक्रम, ऊर्जा और तटस्थ होकर के न्याय करने का कारण बनता है। ये आपकी कुंडली में योग बने हैं।
मांगलिका प्रबल हैं और बहुत प्रबल मांगलिक हैं। इस कुंडली के लिए शुक्र और बुध अच्छे होते हैं। इस कुंडली के लिए गुरु और मंगल अच्छे नहीं होते, इनकी दशाएं कमज़ोर जाती हैं। इस वजह से इनकी दशाओं में थोड़े से सावधान रहने की आवश्यकता है। जल वगैरह से विहार करने की आवश्यकता नहीं है। जल वाले जगहों पे जाने से बचना चाहिए। मंगल की दृष्टि यहाँ उच्च की है। होगा तो कुछ नहीं, पर नुकसान थोड़ा कटने छिलने का, डूबने का खतरा, डूब करके निकल जाने का खतरा, एडवेंचर वगैरह करने से बचना चाहिए। अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए। अपने कपड़ों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या पहन रहे हैं और फटाचोट नहीं है, फटा चिटा तो नहीं है, ये अवश्य ही देख लेना चाहिए। आधुनिक और अत्याधुनिक कपड़ों से कई बार जो है वो अगर फुहड़ता झलकती हो तो आपको उसका जो है वो नुकसान झेलना पड़ेगा और कई बार कुपात्र या कुदृष्टि के शिकार होंगे। मंगल की दृष्टि यहाँ जा रही है। शनि राहु केतु का प्रभाव पराक्रमी बनाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि उच्च की, क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी, बुद्धिमानी, यशस्विता, यश, मान, कुल, पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव और प्रभाव की स्थिति बहुत अच्छी है। शनि की दृष्टि है और चंद्रमा की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, गुरु और मंगल का प्रभाव है। ये ठीक है, खराब नहीं है। नवांश कुंडली में भी विवाह मिला करके हो। विवाह के लिए अगर उत्तर दिशा बहुत बढ़िया रहे तो ज़्यादा अच्छी रहे। आपकी कुंडली के लिए एक अंक अच्छा रहे, दिशा उत्तर अच्छी रहे। और इस कुंडली के लिए बाधकेश तो गुरु होते हैं, पर कहीं ना कहीं अष्टम भाव भी परेशान होता है। चंद्रमा इस कुंडली के लिए सामान्य होते हैं, मतलब सम होते हैं। मारक होने के बाद द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक होता है सभी कुंडलियों के लिए, पर चंद्रमा यहाँ पे मारक होने के बावजूद भी सम राशि का होंगे, सम राशि का प्रभाव करेंगे, मतलब समता का, ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा ना तो बहुत ज़्यादा बुरा, लेकिन वो लाभ आपको देते रहेंगे। और ये महाधनी योग भी लगा रहे हैं। लग्न के अधिपति का दशम में आना, व्यक्ति जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा अगर उसको उसके मन का करने दिया जाए तो। पराक्रम के अधिपति दशम में, मन करे तो खुद का कारोबार, प्राइवेट नौकरी करने के योग बनेंगे, पर कोशिश करिएगा कि खुद का कारोबार किया जाए। चतुर्थ स्थान के अधिपति इसको देख रहे हैं, पर शुक्र के कारण कई बार यहाँ पे माता के साथ वैमनस्व का भाव ना हो, क्योंकि पीछे शनि राहु केतु का प्रभाव है, तो बच के रहिएगा। उनके साथ झगड़ा लड़ाई या बहस मत करिएगा। जो वो बात कहें उसे मान लीजिएगा, नहीं तो उनके स्वास्थ्य और उनके आयु पे फर्क पड़ेगा। पंचम भाव के अधिपति हैं, स्वग्रही नहीं है पर उच्च के हैं और गुरु से केंद्र में हैं। गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे, गुरु का प्रभाव मंगल पे, पंचम भाव पे राहु और शनि का प्रभाव है। इस कारण से व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी और कला, ये दोनों ही बहुत अच्छी और अभूतपूर्व ऊर्जा का मालिक होता है। ये समझने की बात है कि आपकी कुंडली में लग्न जो है वो अच्छा बना है, पर लग्न के अंश के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो ये 23 डिग्री का बना है। पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण का जन्म, तीसरे चरण का। पुनर्वसु नक्षत्र के नहीं 23 डिग्री के हैं, तो लग्न 23 डिग्री का होगा तो पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण का हो जाएगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति मंगल। अब इस कुंडली के लिए मंगल रोगेश और लाभेश होते हैं, तो रोग और लाभ के अधिपति होकर के लग्न को, मतलब रोग भी है, जीवन में प्रतियोगिता भी झेलनी है और लाभ भी प्राप्त होगा। पर ज़्यादा आपकी कुंडली में ये रोगेश और लाभेश होकर के बैठे हैं, इस वजह से वो, और आपकी कुंडली के लिए वो अच्छे भाव के अधिपति होते भी नहीं है, तो कम्पिटिटिव माहौल जो है वो व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन एक बात है कि उसके पास इतनी बुद्धि होगी कि वो कई लोगों को पछाड़ मार करके आगे निकल जाएगा। और दूसरी, राहु की दृष्टि आपको ऊर्जावान बनाने के साथ साथ कई बार बहुत जल्दी निर्णय लेने वाला भी बना सकता है। तो ये स्वभाव थोड़ा रुकना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में आकर के कोई भी गलत निर्णय लेने से बचना होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मंगल जो है वो नीचाभिलाषी हैं, और इसका अर्थ होता है कि मंगल के बारे में मैंने क्या बात कही थी कि जब मंगल नीच के हों या अस्त हों या नीचाभिलाषी हों, तो व्यक्ति को अपने निर्णय पे भरोसा करने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए। आपके पास ज्ञान है, आपके पास गांभीर्य है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास चिरस्थायी ज्ञान है जो कभी भी विक्षिप्त और परेशान ना करे। आप पागल नहीं हो सकते, दिवालिया नहीं हो सकते, भ्रमित नहीं हो सकते, चिंतित नहीं हो सकते, व्यथित नहीं हो सकते, और कभी भी जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए। ये चंद्रमा इसमें सहयोगी सिद्ध होंगे। क्लियर है? ये बात इतनी सी है। उच्च के शनि और मित्र की राशि के शुक्र, ये बहुत बढ़िया। चंद्रमा स्वग्रही, निसंदेह आपका कारोबार भी बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति मैं देख रहा हूँ, क्योंकि शुक्र मित्र की राशि में, लग्नेश उच्च के, लग्नेश मित्र की राशि में, और वो जहाँ बैठे हैं मंगल, वो भी गुरु, मंगल जहाँ बैठे हैं वहाँ के अधिपति गुरु भी स्वग्रही। तो गुरु यहाँ भी स्वग्रही, यहाँ भी स्वग्रही, और यहाँ पे गुरु का प्रभाव मित्र की राशि में है, केतु के साथ हैं। व्यक्ति डिप्लोमेट है, और बहुत अच्छी बात है कि उसकी डिप्लोमेसी काम करती है। वो जिस चीज़ पे तर्क करता है लोग उससे हारेंगे
और वो जीतेगा। दूसरे नंबर पे गुरु का प्रभाव जो यहाँ देख रहा हूँ वो आपको तेजस्विता का प्रभाव रखेगा और निश्चित रूप से आपके प्रभावों को संपन्न बनाएगा। क्लियर है। बल में सूर्य आपके पास दिग्बली रेवती नक्षत्र के हैं, ये गुणकारी बनाएंगे। चंद्रमा अश्विनी के बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया लाभ 9 डिग्री के हैं तो ठीक है, बहुत बेहतर बढ़िया बनेंगे। लाभ भाव के चंद्रमा कभी कमजोर नहीं होते। मंगल लग्न में, विवाह करने से पहले मिलाना अवश्य होगा और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। ये उन सब दशाओं में बात होगी जब जब ये ग्रह एक्टिव होंगे। बुध आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, वो तकनीक की जानकारी देने वाले बनेंगे, टेक्निकल ज्ञान आपके पास रहेगा। और साथ ही साथ गुरु आपकी कुंडली में उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं, इनके पास आध्यात्मिकता, इनके पास क्रेडिबिलिटी रहेगी, बहुत अच्छी आपकी विश्वसनीयता समाज में रहेगी, लोग आपको पहचानेंगे, आपकी परखने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। और व्यक्ति गुणकारी होने के साथ साथ मोरालिटी उसकी बड़ी अच्छी होती है, वो कभी भी मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं पाता, कभी भी तकलीफें उसको नहीं होती हैं बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ एक बात और कहूँगा कि इसका एक और भी अच्छा फर्क ये हो जाता है कि गुरु जब सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाएं तो व्यक्ति को न्यायिक बना देते हैं। और उससे भी अच्छी बात ये होती है कि उसका मोरल जो है वो कभी भी पतन नहीं होता, नैतिक पतन नहीं होता। उसकी जो है वो प्राथमिकता जो होती है वो हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्गों को चुनती है। क्लियर है। गुरु के बाद शुक्र बहुत बढ़िया है, खराब वो भी नहीं है, और मेहनत वो करवाएंगे आपसे, खुद का काम भी करवा सकते हैं। शुक्र की ही दशा चल रही है अभी तो आपके ऊपर से। शुक्र इस कुंडली के लिए अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते, क्योंकि चंद्र कुंडली जब आप बनाएंगे तो गौर करिए तो चंद्र कुंडली में मेष राशि बनेगी और तीसरे भाव में मंगल, तो साहसी बना दे। और उसके ठीक पीछे शुक्र और बुध सूर्य के कारण यहाँ पे व्यक्ति का व्यय होता है, तो कई बार उसके पिता का व्यय उसके पीछे होगा। तो ये एक सामान्य सी बात होगी, उसको लेकर के परेशान होने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। राहु कुंभ राशि के, ये अपनी ही राशि में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं, बुद्धिमान बनाएंगे। पराक्रम में थोड़ी सी दिक्कत होगी, व्यक्ति थोड़ा आलसी हो सकता है और उसको बार बार ठेलना भी पड़ेगा कि ये करो ये करो ये करो, ऐसे करो ऐसे करो, मतलब उसको टोकने की स्थिति बढ़ेगी। और राहु का प्रभाव यहाँ के लिए अच्छा रहेगा। व्यक्ति कल को अगर व्यापार भी करना चाहे तो निश्चित रूप से कर सकता है। क्लियर है। ये बात है आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों की। शनि मघा के हैं इस वजह से, और केतु के साथ बैठे हैं। धर्म है पर वो छुपा हुआ है, उसको और भी ज़्यादा प्रकट करने की आवश्यकता है और वो करना भी होगा, क्योंकि जब तक आप किसी से हाँ एक बात और भी है, यहाँ पे जो शुक्र की उच्च स्थिति बनेगी और सूर्य जो है वो सूर्य के साथ शुक्र बैठेंगे, मंगल का प्रभाव यहाँ पे रहेगा, तो मंगल का प्रभाव यहाँ पे, बुध का प्रभाव यहाँ पे, शुक्र का प्रभाव यहाँ पे, सूर्य का प्रभाव यहाँ पे, पीछे शनि और केतु, तो व्यक्ति को रंगीला बना दे स्वभावतः। तो व्यक्ति जो होता है वो रंगीला हो जाता है, रंगीला मतलब रंगीला बादशाह ऐसा। और उसके पास राजसिक गुण होते हैं, वो राजा की तरह जीवन जीना चाहता है, अपने जीवन में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, तुरंत ही डेवलपमेंट उसकी हो जाती है, बहुत जल्दी वो उसके काम अटकते नहीं हैं। हाँ ये बात है, वो रुकता नहीं है, वो चलता जाता है, वो मतलब वो एकदम प्रखर है, बुद्धिमान है, उसमें उसकी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, कुंडली खराब नहीं है और इनको शिक्षक ही बनना चाहिए। नक्षत्र के आधार पर इनका काम बढ़िया बनेगा। पुनर्वसु में, मघा भी ठीक है, अश्विनी में नहीं, उत्तरा भाद्रपद, उसके बाद पुष्य, भरणी, उसके बाद मृगशीरा, ये कुछ नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन बुधवार का बहुत अच्छा रहे, शुक्रवार का बहुत अच्छा रहे। शुक्र की दशा, बुध की दशा अच्छी जाएगी। गुरु की दशा और मंगल की दशा थोड़ी कमज़ोर जा सकती है। शनि की दशा थोड़ी बहुत परेशानी के साथ, आरंभ में थोड़ी दिक्कत, बाद में चल करके वो ठीक हो जाएंगे। और विवाह टूटने का योग न हो इसलिए वो एक्टिव ना हो। हालांकि यहाँ पे शनि चंद्रमा बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कमज़ोर ही कहूँगा इसके ठीक पीछे। तो यहाँ पे विवाह करने से पहले बहुत ही आराम, हालांकि शुभ कर्तृ योग लगा है लेकिन नीच के हैं और यहाँ वृश्चिक के हैं, ठीक नहीं है। कुंडली मिला करके ही विवाह करना चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो भी इतना ज़्यादा तार्किक हो जाए कि बात दोनों में से कोई किसी की सुने ही नहीं, तो अपने आपको और भी ज़्यादा गंभीर बनाने की आवश्यकता महसूस करता हूँ। अब क्या बताऊँ, आपकी कुंडली में पूजा में अगर आप बुद्ध का रत्न अगर करना चाहें, पन्ना धारण करना चाहें तो कर सकते हैं। गणेश जी के मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। मंदिर का दर्शन अवश्य करिए, क्योंकि मंदिर आपने छोड़े हैं इसीलिए आपके मंदिर जो हैं वो ढहे हैं। तो ये बात इतनी रही। अब मैं आपको आपकी कुंडली में परसेंटेज के आधार पे बता दूं। सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में, मतलब भगवान राम और भगवान कृष्ण,
ये दोनों के जो गुण हैं आपकी कुंडली में आधा आधा है, मतलब आपके जीवन पे उनका जो प्रभाव है, राम जी का प्रभाव और कृष्ण का प्रभाव दोनों आधा आधा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सूर्य की दशा जब भी चलेगी तो आपको निश्चित रूप से, मैं एक बात कह दूं तो, मेहनत करवाएगी और उस दौरान परिणाम आधा देगी। चंद्रमा की भी यही हालत है। मंगल कमज़ोर हैं थोड़े से, इस वजह से उनकी दशा पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इधर उधर जाना, लोगों पे भरोसा करना, यात्रा में सतर्क होना, नदी किनारे, जंगल किनारे, विष वाले जानवर, और मृत्यु भी कई बार जो है वो किसी दूसरे के द्वारा जो है वो कुछ दे करके, खिला करके, किसी दूसरे का अन्न कभी भी ग्रहण मत करना, किसी पे भरोसा ना करना। उसकी दुनिया बड़ी जो है वो खराब हो गई है। आप किसी पे भरोसा ना करना। अब खास करके आप, मैं जातक जातिका है इस वजह से भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मति जो है वो लोगों की आजकल बड़ी भ्रमित है। तो किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे मतलब किसी पे, किसी का मतलब किसी होता है, किसी पे नहीं। गुरु आपकी कुंडली में मृतप्राय है, तो गुरु मृतप्राय होते हैं तो व्यक्ति में, या गुरु की जब स्थिति मृतप्राय है तो यहाँ पे व्यक्ति किसी को की सुने नहीं, ज्ञान देने लगे, तर्क ज़्यादा करे और सही और गलत में भेद न कर पाए, और उसको कुछ भी अच्छा अगर कहो तो उसको समझे नहीं, मंदिर जाने से डरे, कुतर्क भी करे, अपनी बात रखने में पीछे न हटे, और कई बार सुनने में आदि नहीं होता, बोलने वाला होता है। तो ये सारे अवगुण मिटाने होंगे। मंदिर का दर्शन आवश्यक है, क्योंकि आप कभी कभी जो है वो बहुत ही बेहतर बन सकती हैं। आपके पास अगर कल को आपके पास कोई भी आपके साथ नहीं रहे तो कल यही सकारात्मक जो शक्ति है वही आपके पास रहेगी, और निश्चित रूप से आपकी कुंडली में राहु और शनि का प्रभाव विश्वविख्यात होने का योग लगाया है, पुरस्कार प्राप्त करने का योग लगाया है। क्लियर है? राहु और केतु आपकी कुंडली में 25-25 के परिणाम में रहेंगे, मतलब वो रहेंगे तो शुभदायक ही हैं, खराब नहीं बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं। इसका मतलब है कि इनकी दशाएं अच्छी जा सकती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ के बता दूं तो आपकी कुंडली में मंगल, शुक्र और गुरु और बुध, इनकी दशाएं धनदायक होंगी और आसानी से निकल जाए। पर राहु, केतु, शनि, सूर्य और चंद्रमा ये जिस स्थिति में हैं उसके आधार पे आपसे मेहनत भी करवाएंगे और आपको लाभ भी देंगे, पर थोड़े कम। वाहन वगैरह का सुख बहुत अच्छा है, और मैं तो समझता हूँ कि अभी भी भोग ही रहे होंगे। शुक्र और शनि का प्रभाव, शनि और सूर्य का प्रभाव कभी लांछन न लगे, इस वजह से ऐसा कोई भी काम मत करिएगा। और आत्मविश्वास कमज़ोर ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऑपरेशन वगैरह के भी कई बार योग बनेंगे। पेट वगैरह में वो भोजन मत डालिए जो मसालेदार हो, बच के रहना चाहिए। आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर है और उपासना करने में मन थोड़ा कम लगता है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, इस वजह से ये बात करता हूँ। मन एक जगह टिकता नहीं है, तो गणेश जी को दुर्वा अर्पित किया करिए। प्रत्येक दिन 21 दुर्वा गणेश जी को अर्पित करिए। जैसे जैसे वो दुर्वा का प्रभाव आपके संख्या बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बुद्धि प्रखर और बुद्धिमान होते जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।